इस वीडियो को देखने सुनने वाले सभी मेरे मित्रों और छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान कराया, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान कराया, हर अंक के साथ शून्य के जुड़ने का महत्व बताया, हर अंक के साथ शून्य के जुड़ने का महत्व बताया। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति और इससे भी अधिक एक शिक्षक के रूप में विश्वविख्यात हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर 1888 से लेकर अब तक मनाते हुए आ रहे हैं। और इस अवसर पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। नैप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। तो इसकी शुरुआत करने से पहले इसके इतिहास को जानना महत्वपूर्ण होता है। अभी सबसे पहले 1948 में एक आयोग का गठन होता है जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में हम जानते हैं और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही की थी। इसके पश्चात 1952-53 में मुदालियर कमीशन की नियुक्ति होती है। इसके कुछ समय के बाद 1964-65 में कोठारी कमीशन बनता है। 1968 में कोठारी कमीशन में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और पहली बार 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई जाती है और तब से लेकर के अब तक 34 वर्ष बीत चुके हैं और अभी 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं, जो कि भविष्य में भारतीय शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो चलिए देखते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें MHRD, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि वर्तमान तक जो भारत की शिक्षा थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत एक अंग थी। भारत की शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंग के रूप में कार्य कर रहा था, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में विकसित होगा। इसके अलावा जो सबसे बेसिक स्तर पर परिवर्तन हुआ है, 10+2 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें पहले 5 साल ये प्री एजुकेशन के हैं, जिसमें कि बच्चा पहले 3 साल जो प्री एजुकेशन होती है उसको पूरा करेगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड की क्लास को अटेम्प्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि 3 साल में बच्चा यदि स्कूल जाता है तो वह पहले 3 साल प्री एजुकेशन के रूप में इन 5 सालों में ग्रहण करेगा, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 को यहाँ पे करेगा। इसके पश्चात देखते हैं कि 5+3 इसमें क्या है, अगले 3 साल 3 से लेकर के 5 तक ये बच्चा तीन सालों में सीखेगा। इसके बाद +3 इसमें 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षा व्यवस्था की बात है और +4 और 9वीं से 12वीं तक। +4 का मतलब है 9 से 12 तक का अभी जो नई शिक्षा नीति है इसमें बोर्ड परीक्षाओं के माध्यम से बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें परिवर्तन किया गया है, जिसको कि हम आगे भी इसका जिक्र करेंगे। अगला देखते हैं 5वीं तक शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होगी। मातृभाषा ऐसा पहले भी होता था किंतु इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो अभी जो शिक्षा नीति बन रही है इसमें जो 5वीं क्लास तक जो शिक्षा का माध्यम होगी वो मातृभाषा के रूप में अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। अगला देखते हैं 9वीं से 12वीं तक बोर्ड परीक्षाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इसका बिंदु है, क्योंकि अभी तक 10वीं और 12वीं का ही बोर्ड होता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में 9वीं से लेकर 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक एक वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इससे एक तो ये फायदा रहेगा कि बच्चा सीखेगा और दूसरा अगर उसका मूल्यांकन होगा, बोर्ड लेवल के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, तो वो सीखने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होगा। इसके बाद देखते हैं 6वीं से जो व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन 6ठी क्लास से ही स्टूडेंट्स को मिलने लग जाएगी और इसमें जो बच्चे व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहते हैं उनको इंटर्नशिप के माध्यम से उनको व्यावसायिक शिक्षा की ओर
आगे ले जाया जाएगा, जिसमें कि कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। इसके बाद देखते हैं खेल, संगीत और योग। खेल, संगीत और योग अभी तक भी विषय के रूप में थे, लेकिन वो एक सहायक विषय के रूप में हम लोग उसको पढ़ रहे थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में खेल, संगीत, कला और योग आदि को मुख्य विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु NETF और वर्चुअल लैब। जो ई पाठ्यक्रम है, जो कि हम डिस्टेंस एजुकेशन और जो हम वर्तमान में जो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से या हम डिजिटल के माध्यम से हम पढ़ रहे होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए NETF का एक गठन किया जाएगा और वर्चुअल लैब के माध्यम से उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाया जाएगा। इसके बाद GER को बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य। GER जो है वो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो ये उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात है, कितना इनरोलमेंट हो रहा है। मतलब कि अधिकांश जो भारत में युवा होते हैं वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं करते हैं, उससे पहले ही वह या तो कुछ साल, एक आध साल पढ़ने के बाद वो कहीं जॉब, नौकरी या इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन इसमें उस GER को बढ़ाने के लिए इन 15 सालों में जो उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात है उसको 50% करने का लक्ष्य है। कहने का मतलब है कि उच्च शिक्षा को और ज्यादा उसको आगे ले जाया जाएगा। और वर्तमान में जो ये GER का जो रेट है वो लगभग 26.3% है। यानी कि उच्च शिक्षा में अभी तक जो लोग नहीं जा रहे थे, जो छात्र छात्राएं नहीं कर पा रहे थे, उनको यहाँ पे 15 सालों में 50% करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यही लगती है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की बात यहाँ पे है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पहले वर्ष अगर इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चा अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, तो अभी तक क्या होता था कि एक वर्ष अगर उसने एक वर्ष एग्जाम दिए और उसके बाद वो कहीं चले जाता है, नौकरी करने के लिए चले जाता है या आगे की पढ़ाई को सुचारू नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ नहीं हाथ आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वह ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ेगा तो उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ता है यहाँ पे उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर 3 और 4 साल पढ़ता है, 3 साल में ही उसको डिग्री मिलेगी। और यहाँ पे मैंने 3 और 4 वर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि 3 साल में ही आपको ग्रेजुएशन के बाद डिग्री मिल जाएगी। किंतु यदि आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही आपको चौथे साल भी पढ़ना पड़ेगा। 4 साल के बाद ही आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, स्नातकोत्तर जो मास्टर की डिग्री है, अभी वर्तमान तक 2 साल की होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको 1 वर्ष का कर दिया गया है। और यहाँ पे भी एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1 वर्ष के बाद नेट के माध्यम से, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है प्रत्येक वर्ष 2 बार होता है, इसके माध्यम से आप सीधे शोध या PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो हायर एजुकेशन के लिए चाहे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम हो और स्नातकोत्तर 1 वर्ष का हो या इसमें जो भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की बात है, इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या निकल करके आई है, डिक्रीज ड्रॉप एंड रेशियो। डिक्रीज ड्रॉप एंड रेशियो, ड्रॉप एंड रेशियो का जो फॉर्मूला था वो अभी इसकी वजह से कमी आएगी। कहने का तात्पर्य यह है, बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसने जो किया उसके आधार पर उसको आकलन उसका किया जाएगा और उसके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये इसकी खास बात है। इसके बाद देखते हैं शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु रिसर्च वगैरह को NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। जो राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन है उसका गठन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 को, इसके अंतर्गत अभी तक क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात थी। इस पर भी चेंज किया गया है। अब यह अनिवार्य शिक्षा जो है, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक, स्कूली शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा है उसको 3 वर्ष से 18 वर्ष तक यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा के रूप में पूरा किया जाएगा। ये भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक जैसे फर्स्ट में जाने से पहले जो बच्चा प्री एजुकेशन लेता था, नर्सरी, UKG, LKG लेता था, तो उसको स्कूली शिक्षा में नहीं मानते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब बच्चा 1 में आता था तभी उसका नॉमिनेशन होता था। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा 3 साल का होगा और वह 3 साल में जो प्री एजुकेशन ले रहा होगा तभी से उसका नामांकन सरकारी स्कूल में हो सकता है। और 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा या स्कूली शिक्षा के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसके बाद देखते हैं उच्च शिक्षा में लॉ और मेडिकल, कानून और जो मेडिकल की शिक्षा है उसको छोड़ करके उच्च शिक्षा में जितने भी एग्जाम है वो एक एकल निकाय HECI का गठन किया जाएगा। HECI जो है हायर एजुकेशन
कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा और जो कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं 9वीं से ही अपने विषय चुनने की आज़ादी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम जब 11th में जाते थे तब जा करके हम साइंस, आर्ट और कॉमर्स की बात करते थे, अपने पसंदीदा विषयों को चुन सकते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद क्लास 9th से ही आप अपने पसंदीदा विषयों को चुन सकते हैं। यह भी इस नई शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेजर एंड माइनर सिस्टम के अंतर्गत जो अभी तक स्ट्रीम सिस्टम चल रहा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जैसे बच्चा 11th में जाता था, बायो वाले बायो लेते थे और आर्ट लेते थे और इसके अलावा कॉमर्स लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। माइनर और मेजर के जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत एक साइंस पढ़ने वाला बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर किसी बच्चे ने राजनीति विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान भी लिया है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, वो माइनर सब्जेक्ट में भौतिक विज्ञान, संगीत और इतिहास भी ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें आपकी रुचि होगी वैसे विषयों को आप चुन सकते हैं। राजनीति विज्ञान के साथ आप रसायन को चुन सकते हैं और माइनर सब्जेक्ट में भौतिक विज्ञान को चुन सकते हैं, संगीत को चुन सकते हैं, योग को चुन सकते हैं। ऐसी चुनने की आजादी होगी। इसके लिए क्या परिवर्तन किया जाएगा? पूल ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट का एक पूल तैयार किया जाएगा। उस पूल में जितने सब्जेक्ट होंगे उनके हिसाब से आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के अनुसार। इसके अलावा देखो इसमें और क्या है, आगे देखते हैं। रटने के स्थान पर कौशल विकास पर बल दिया जाएगा। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग जो पॉलिसी है उस सीखने पर बल दिया जाएगा। और आकलन पर बल, आकलन मतलब इवेल्युएशन, अपना आकलन खुद बच्चा कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, 9th to 12th तक जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी आएंगे। कहने का मतलब है कि जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आएंगे और वर्णनात्मक भी आएंगे। तो रटने की प्रवृत्ति इससे समाप्त होगी और बच्चे को पढ़ना ही होगा और स्वयं करके पढ़े या स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर हो। तो ये बहुत सारे परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किए जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं रोजगार परक शिक्षा। यदि बच्चे को 6ठी क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ले जाया जाता है और उसको स्किल डेवलपमेंट की जाती है, कौशल विकास पर बल दिया जाता है, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार उसको काम करने दिया जाता है। जो काम करने का मतलब कि उसको जो थ्योरी वो स्कूल में पढ़ ही रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा है। और जो बाजार क्षेत्र है या उसका घर है या अन्य जगह है जहाँ पर उसके विषय को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता हो, तो जब बच्चे को स्किल डेवलपमेंट होगा, उसका कौशल विकास होगा, तो अपने आप ही रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं, अंतिम बात यहाँ पे है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल इस नई शिक्षा नीति के द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण बोर्डों की स्थापना भी की जाएगी। ऐसा होना लाजमी है क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी यदि लागू हो जाती है उत्तराखंड में भी, तो शिक्षकों को तो स्किल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण को बहुत ज्यादा बल इस नई शिक्षा नीति में दिया जा रहा है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कुछ राज्यों ने तो इसको अगस्त 2020 से ही लागू कर दिया है, जैसे कि कर्नाटक राज्य में अगस्त में ही लागू हो गई है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जैसी चर्चा परिचर्चा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अगले शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तराखंड में भी लागू हो जाएगी, ऐसा सबका मानना है। तो ये थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है ये समझ आया होगा। इसके हिसाब से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो वर्तमान में 10th 12th करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे वो कैसा कोर्स चुनते हैं, इन सब के लिए उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि यदि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, जो अभी इंटरमीडिएट करके बच्चे निकले हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझ करके और समय दे करके अपने करियर को चुनना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और जो नए छात्र जो आ रहे हैं उनको भी इस शिक्षा नीति के अनुसार ही अपने विषयों को चुनना चाहिए और इसका जिक्र और अपने टीचर से और अपने अभिभावकों से करते रहना चाहिए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको मेरा प्रणाम।